बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 एग्जाम के लिए मैथ्स की हम लोग एक फिर से प्रैक्टिस क्लास में एक दूसरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थात इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पीआरटी लेवल पर भी काफ़ी हद तक हैं और जूनियर लेवल पर भी काफ़ी हद तक है। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जाए, और उस प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इस क्लास को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में आप सभी लोग जुड़े, पेन कापी उठा लें, प्रश्नों को देखें, हल करें, सोल्यूशंस दें, आंसर्स करते रहें और रेगुलर कनेक्टिविटी बनाए रहें। आपके सारे प्रश्न अपडेटेड दिखेंगे आज की क्लास में, और ऐसे दिखेंगे जो आपकी परीक्षा से एकदम टच होने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपना जो है कमेंट बॉक्स ऑन कर लें और एक एक प्रश्न का सलूशन हमारे साथ कम्युनिकेशंस के माध्यम से देते चले चलें। तो मैं देर नहीं करता हूँ, पहले प्रश्न पर आपको लेके चलता हूँ। और पहला क्वेश्चन देखो क्या है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि जो नंबर n से डिनोट किया जाए और इसकी जो है स्टार्टिंग ये 1 से हो और टिल द इन्फानाइट, कुछ भी नंबर्स ऐसे लिख सके जो काउंटिंग में होते हैं, दे आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। तो इसने पूछा है कि जो संख्या है हमारी 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ये बताना है। तो आप एक काम करिए, इसमें प्रोसेस केवल अप्लाई करिए कि n की वैल्यू जैसे 1 भी हो सकती, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकती है। तो आप कुछ भी रख कर देख लें। अर्थात जैसे अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी, 1 रखते ही 6 की पावर 1 होगा, 5 की पावर 1 होगा, 6 से 5 निकलेगा 1 आएगा। एक ऑप्शन में तो है। चलिए अगर एक सियोरिटी के तौर पर फिर से रख लेते हैं, अगर n की वैल्यू हम 2 भी रखते हैं तो 6 की पावर 2 होगा और माइनस 5 की पावर 2 होगा। अर्थात यहाँ पर अंत में 6 आएगा, इसके अंत में 5 आएगा, तब भी यहाँ पर 1 ही होगा। इसलिए बिना किसी डाउट के इसका सही आंसर आप लोग पहला ऑप्शन लगा दीजिए, और आप में से बहुत सारे लोग लगा भी रहे हैं। तो पहला ऑप्शन 1 इसका राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और दूसरे प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ चलिए। एक संगोष्ठी होता है, मतलब एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या, हिंदी में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या 60 है, दूसरा विषय अंग्रेजी है, इंग्लिश में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या 84 है, और मैथ गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या 108 है। ये 3 डाटा अभी आप तक दिया गया है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाए जाने हो, जो वहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें तय किया गया कि हर कमरा, मतलब एक कमरा अलाट होगा जिसमें बराबर बराबर से हर विषय के प्रत्याशी जो उस संगोष्ठी में भाग लेने आए उनको बैठाया जाएगा। बस कोशिश की जाए कि उनकी संख्या हर विषय के हिसाब से बराबर रहे। अर्थात जैसे अगर हिंदी वाला बैठेगा तो उसकी संख्या बराबर रहे, अंग्रेजी वाला, गणित वाला, सबकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या हमको बतानी है कि मिनिमम कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितने पर्सन्स को, जो कि बराबर की संख्या में, बराबर का मतलब एक ऐसा नंबर जो इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी परफेक्टली ऐसा हो जो तीनों को काट सके। वही प्रत्येक प्रत्येक विषय के हिसाब से जो पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे उनकी संख्या होगी। मतलब बराबर बराबर संख्या लेना है। जितने हमें हिंदी वाले लेने हैं उतने ही अंग्रेजी वाले, उतने ही गणित वाले। हाँ, उनका जो पेयर बनेगा वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए आपको एक ऐसी संख्या सोचिए जो प्रत्येक को काट दे, अर्थात उनका एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ इनका क्या होगा, निश्चित तौर पर अगर आप सोचेंगे तो इसका एचसीएफ वह संख्या होगी जो कि प्रत्येक को पूरी तरह से काटेगी, और उस संख्या को डिसाइड करिए तो वह सबसे छोटे के पास जाकर के ही पॉसिबल हो सकती है। 60 सबको काट तो पाएगा नहीं। 30 को चेक करिए, 30 काट देगा लेकिन 30 सबको नहीं काट पाएगा। 15 भी सबको नहीं, लेकिन 12 इसका एचसीएफ होगा और 12 सभी को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इसके लिए आप डिफरेंस लेकर के भी जा सकते थे। जैसे अगर एचसीएफ आपको निकालना ही था तो 60 था, 84 था और 108 था। एचसीएफ के तरीके आप सबको पता है, गुणनखंड से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंस भी कर सकते थे। जैसे इसका डिफरेंस 24 होगा, इसका डिफरेंस देखिए 8 से 4 4 हुआ, 10 से 8 2 24 हुआ। अब 24 तो आया बट 24 सबको काट नहीं पाएगा। देखिए इसको ही नहीं काट पाएगा, तो 24 को काटने वाला 12 हुआ। तो 12 इसका क्या हो जाएगा बताएं, एचसीएफ हो जाएगा। मतलब प्रत्येक विषय के हिसाब से अगर सोचा जाए तो 12-12 का पेयर हम बना सकते हैं। और एक कमरे में हमें बराबर बराबर संख्या में बैठाना है तो कमरों की संख्या कितनी ज़रूरत पड़ेगी। हिंदी वालों को सेट करना है तो कितने कमरे की आवश्यकता पड़ेगी, 60/12। मतलब 5 कमरे सेट कर दीजिए, हिंदी वाले सब पूरे एलोकेट हो गए। अंग्रेजी वालों को सेट करना है तो 84/12 कर दीजिए, 12 7 84, अर्थात 7 कमरे सेट कर दीजिए तो अंग्रेजी वाले सेट हो गए। ऐसे 108 को अगर हम 12 से भाग कर दे तो 12 9 108, 9 कमरे सेट कर दीजिए तो मैथ वाले पूरा सेट हो गए। अब तीनों को मिला दे, 5 7 12 9 कितना होता है, 21 टोटल यहाँ पर कमरों की नीड पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। बी प्रश्न का सही हल है। दूसरे प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, सही सोल्यूशन के तौर पर आपको मिल रहा है।
थर्ड क्वेश्चन पर आई और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया है, ये अच्छा है। तीसरा प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए और सब लोग कमेंट करिए। सोल्यूशन देखिए, एक बहुपद है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है। एक आपको मतलब यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है, कि शून्यक मतलब मूल, अर्थात वो वैल्यूज जो कि इस समीकरण को पूर्णतः सेटिस्फाई करेंगे, अर्थात दे आर द सोल्यूशंस ऑफ द, दे आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, दे आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा है, इस प्रकार है कि उनका जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा 1 है। तो के की वैल्यू हमसे पूछ रहा क्या होगा। अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस समय अल्फा और बीटा अगर उसके रूट हैं, क्या है, रूट हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब चीज़ें प्लान कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सी बाई ए होता है। दरअसल अपने को अल्फा माइनस बीटा दिया है और के का मान पूछ रहा है, तो हमको अगर रूट कन्फर्म हो जाए तो बाकी चीज़ें तो हम तय ही कर सकते हैं। एक भी रूट क्लियर हो जाए, चाहे अल्फा चाहे बीटा, तो उस पर संतुष्ट करके मतलब पुट करके हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई रूट होगा, चाहे वो अल्फा होगा चाहे बीटा होगा, उसको पूर्णतः सेटिस्फाई करेगा, अर्थात उस वैल्यू को जैसे ही उस पर पुट करेंगे पूरा इक्वेशन ही इक्वेट होकर 0 हो जाएगा। तो हमने कहा कि अगर ये हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर सबसे पहले अल्फा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। तो अल्फा प्लस बीटा जैसे बोला है कि माइनस बी बाई ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है और एक्स का गुणांक बी होता है, तो बी की जगह हम लिखेंगे -5 कर दे बाहर, डिवाइड बाई 1 कर दे, इस बिकम 5। मतलब कन्फर्म हो गया कि अल्फा प्लस बीटा है 5 और अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा है 1। ये साइमल्टेनियसली इसको हल कर लीजिए, एक ही रूट निकालिए, काम हो जाएगा। कैंसिल करिए तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 हुआ, तो अल्फा का मान 3 हुआ। एक 3 हो गया तो वैसे भी अगला पता चल जाता, 4 हो जाएगा। तो आप मतलब एक वैल्यू आप कंफर्म कर लीजिए, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि जुड़ करके 5 होता और घट करके 1 होता। तो एक वैल्यू अपने पास अल्फा का मान 3 आ गया। तो अब एक पता है कि उसी तरह से बीटा भी आ जाएगा, बीटा भी निकाल दीजिए तो आपको क्लियर ही है, बीटा का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जुड़कर 5 होता है, 3 में से 1 घटता है तो क्या होता है, 3 में से 2 घटता है तो 1 होता है। दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो अब दोनों में से कोई एक वैल्यू उठाइए और इस समीकरण में लाइए और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हमने कहा चलो F3 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रूट जो है अगर वो समीकरण का हल है, कोई वैल्यू समीकरण का मूल है, हल है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने पर समीकरण अपना 0 हो जाएगा, मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, इसकी जगह पर 3 पुट करें, 3 स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 प्लस के बराबर 0 कर दें। तो यहाँ पर ये वैल्यू पूरी तरह से देखिए 9 माइनस 15 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। तो -6 प्लस के बराबर आपका 0 होगा, 9 6 15 होता था, के बराबर 6 हो जाएगा। के की वैल्यू 6 है, ऑप्शन नंबर सी है राइट सोल्यूशन। इस तरह से आप चाहे 2 भी पुट कर दीजिए तब भी आ जाएगा, तो सेम वही वैल्यू आपके सामने होगी 6। अच्छा एक बार पुट करके देख लीजिए आप लोग, इसको भी डिफाइन कर लीजिए। अगर हम 2 पुट कर देते तो F2 इज इक्वल टू आपका 0 होता, तो 2 का स्क्वायर माइनस कितना है 5 गुणे 2 होता, प्लस आपका के होता बराबर 0 करते, तो यहाँ पर 4 होता माइनस 10 होता प्लस के होता बराबर 0 होता, तब भी आपको पता चल गया कि उधर जाके 6 ही हो जाएगा, के का मान 6 तब भी आ जाता। तो राइट सोल्यूशन तीसरे का आपके सामने कितना है, 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 5 साल पूर्व एक परिवार जिसमें माता पिता तथा एक पुत्र है, उनकी औसत आयु 35 साल थी। 3 साल पहले माता तथा पिता की औसत आयु 46 साल थी। पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछा है। आप देख रहे हैं इस तरह का जो प्रश्न है, ऐसा बड़ा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है, लगभग हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है एज रिलेशन का। अभी जो यूपीएससी का आईएएस का पेपर हुआ था, उसके सीसैट में भी आपको एज रिलेशन का एक बहुत बढ़िया शानदार सा प्रश्न मिला था। याद रखिए, एज रिलेशन के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें कुछ बातें कन्फर्म होती हैं। आप लोग इसका उत्तर देखकर बता सकते हैं कितना आएगा, लेकिन कुछ बातें कन्फर्म होती है कि सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो वर्तमान से केंद्रित होती हैं। वर्तमान मतलब अभी जो हम लोग जितने में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर औसत का भी इन्वॉल्वमेंट है, औसत का भी उपयोग है, उसके बारे में भी आपको बेसिक पता है कि औसत योग गुणे संख्या होता है। औसत कभी भी निकाला जाए तो योग बटा संख्या होता है, नॉट गुणे। हाँ, योग निकालना है तो औसत गुणे संख्या कर दी। जैसे यहाँ पर अगर दिया है कि तीनों सदस्य जो कि आज से 5 साल पहले, इसमें कौन कौन है बताइए। इसमें फादर हैं, मदर हैं एंड सन हैं, तीनों लोग हैं। अगर हम तीनों की आयु का औसत देख रहे हैं तो 35 साल था, 35 साल था। तो 35 से अगर हम 3 को गुणा कर दें तो 105 साल उस समय माता पिता और बेटे की आयु का योग रहा होगा। कब? आज से 5 साल पहले। मेरा ये कहना है कि जैसे ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, बहुत ही मतलब रिलेटेड है परीक्षाओं से।
तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल इग्नोर ना करिए, अच्छे से करिए और इसमें कुछ बातें एकदम दिमाग में सेट करे रहिए कि वर्तमान होता है, पहले होता है, बाद होता है, आपस में उनके कैसे रिलेशंस क्या होते हैं। ये सब चीज़ें अगर कनेक्ट है तो बहुत ही क्लियर है, हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। और ओरल इसके तरीके कई सारे होते हैं, ट्रिक होता है, बट ट्रिक दिमाग से निकल जाता है। कुछ बातें एकदम ट्रेडिशनली और ऐसे स्ट्रक्चर बना के हल कर लेनी चाहिए। जैसे हमको इतनी बातें पता चली कि 5 साल पहले परिवार के 3 सदस्य जिसमें पिताजी, माताजी और बेटे तीनों की आयु का औसत 35 था, तो मुझे तुरंत कन्फर्म हो गया कि आज के 5 साल पहले तीनों की आयु का जोड़ 105 वर्ष था। तीनों मतलब पिताजी, माताजी और बेटा तीनों मिलकर 105 साल थे। 3 वर्ष पूर्व, वो भी देखिए अब 3 वर्ष पूर्व, अब आपके मन में कुछ और ना चले, यही चले कि आज से ही 3 साल पहले। लेकिन इस समय सब नहीं है, केवल माताजी और पिताजी हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ फादर प्लस मदर। इनकी औसत आयु क्या है? 46 साल है। अगर इनकी औसत 46 साल है तो इनकी आयु का जोड़ कितना होगा पता है? 46 गुणे 2 होगा, मतलब 92 होगा। अर्थात इस समय कब? आज से 3 साल पहले पिताजी और माताजी की आयु का जोड़ क्या रहा होगा? 92 साल रहा होगा। अब एक चीज़ हमको ये करना है कि हमको बेटे की उम्र अगर निकालनी है तो मुझे इन लोग को यहाँ ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों लोग हैं और एक वही 2 लोग हैं। तो इनसे अगर हम वहाँ पहुँचा दें तो वहाँ से घटाकर बेटे की उम्र पता चल जाएगी, और वहाँ अगर बेटे की उम्र पता चल गई तो 5 साल नीचे लाइएगा तो वर्तमान में हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे सोच लीजिए, जैसे अगर इस समय किसी 2 व्यक्ति की आयु का जोड़ 50 साल है, मैं कहूँ 5 साल पहले उनकी आयु का जोड़ क्या रहा होगा, तो 5 पहले से भी घटेगा, 5 दूसरे से भी घटेगा, दोनों से 5-5 घटेगा, मतलब 10 घटेगा। सेम यही स्थिति अगर 2 लोगों की आयु का जोड़ इस समय 92 है, तो मैं आपसे पूछूं कि 2 साल पहले, क्योंकि यहाँ से अगर 5 साल पहले जाना है तो 2 साल पहले जाना होगा, तभी तो 3 2 5 होता है। 2 साल पहले जाना होगा तो 2 जाएगा, लेकिन दोनों में 2 घटेगा, अर्थात 2 गुणे आप 2 कर दो, मतलब 4 घटेगा। 4 घटाइए इसमें से, 4 घटाते ही यह 88 हो जाएगा। 88 4 92, अर्थात एक तरह से कंफर्म हो गया कि यह फादर एंड सन है, सॉरी फादर एंड मदर हैं, और ये फादर, मदर एंड सन है। अगर यहाँ से इसको हम घटा दें तो बेटे की उम्र आएगी, तो बेटे की उम्र अगर इसको घटा कर देखिए तो कितना हो गया? 17 साल हो गया। 17 साल इस समय बेटे की उम्र थी। 5 साल पहले अगर कोई बच्चा 17 साल का था तो अभी कितना हो जाएगा बताइए? 5 जोड़ दीजिए, इस समय उसकी उम्र 22 वर्ष होगी। तो 22 वर्ष देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है। राइट सोल्यूशन यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का 22 वर्ष राइट सोल्यूशन बन रहा है। तो चौथा प्रश्न इस क्वेश्चन के लिए, चौथा प्रश्न इस सेशन का आपका कंप्लीट होता है। 22 साल देखिए बहुत लोग के आंसर्स आ भी रहे थे। जिसको डाउट हो आप कमेंट्स में लिखना, तो हम उसी हिसाब से उसकी प्लानिंग करेंगे, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब अगले प्रश्न पर आइए। एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट को 9400 रुपये में बेचता है, कितने में? 9400 में, तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है। भाई उसका मतलब है कि 9400 रुपये जो है वो उसकी लागत से कम है, उसको हानि हो रही है। जबकि दूसरे टीवी सेट को अगर वह 10,600 रुपये में बेचता है दूसरे दाम पर, तो उसे पिछली हानि के दुगुना लाभ होता है। दुगुना लाभ होता है मतलब इस पर देखो, इस पर बेचने से हानि है और इस पर बेचने से लाभ है। तो प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य आपको बताना है कि प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य, अर्थात एक चीज़ तो तय हो गई कि टीवी सेट वही है, ठीक है, टीवी सेट वही है और उसका जो क्रय मूल्य है दोनों के लिए इक्वल है। तभी इसमें पूछा है कि प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य। ऐसे प्रश्न देखिए ऐसे होते हैं कि अगर हम टीवी सेट का क्रय मूल्य सीपी यहाँ पर एक्स मान लें, जो मर्जी मान लें, अगर हमने कहा कि उसको जब उसने 9400 में बेचा था तो उसे हानि हुई थी, हानि पर बेचा था, और उसी टीवी सेट को अगर उसने 10,600 रुपये में बेचा तो उसने लाभ पर बेचा। कैसे बेचा? लाभ पर बेचा। 9400 में बेचा तो हानि हुई और 10,600 में बेचा तो क्या हुआ? लाभ हुआ। इसने एक बात कहा है, वर्डिंग पढ़िएगा, जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचता है तो उसे पिछली हानि की दुगुना लाभ होता है। मतलब जो यहाँ पर हानि हुई थी उसका डबल वहाँ पर उसे लाभ होता है, जिसे आप 1 और 2 का अनुपात कह सकते हैं, जो लाभ हानि का है। अगर यहाँ पर 1 की हानि है तो यहाँ पर 2 का लाभ है। 2 तरीके हैं इसको हल करने के। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो इसका इससे गुणा करें, इसका इससे गुणा करके 2 से, यहाँ पर 2 1 से 3 से जोड़ दें, मतलब 3 से भाग कर दें। करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा भाई। 1 से गुणा करने पर सीधा सीधा 10,600 हो गया, और 2 से करने पर 0 0 2 चौके 8 2 9 18 प्लस कितना कर दे? 10,600 डिवाइड बाई आप क्या कर दो? 3 जोड़ लीजिए। देखिए 0 हुआ, 0 हुआ, 8 6 14 की 4 हासिल 1 हुआ, 8 1 9 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, सॉरी 1 1 2 हुआ। तो यहाँ पर आपका 29,400 हुआ। डिवाइड बाई इसको किससे करना है? डिवाइड बाई इसको 3 से करना है। 3 9 कितना होता है? 27 होता है। 2 9 3 8 24 00
9800 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते और इस डिफरेंस को इससे कंपेयर कर देते। कंपेयर करने से जो एक का मान आता, मतलब इन दोनों के डिफरेंस से कंपेयर करते, जो एक का मान आता वो इसका जो है इसके लिए हानि का मान होता, उस हानि को इसमें जोड़ देते तो भी वैल्यू आपकी आ जाती। जैसे डिफरेंस करेंगे 600 और इधर कितना है बताइए 600, 1200 का है। 1200 को इसके डिफरेंस से कंपेयर करिए तो एक का है, मतलब यहाँ पर अगर सोचा जाए तो 3 का है, तो 3 बराबर अगर 1200 है तो 4 मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 400, 400 जोड़ देते तो यहाँ पर आ जाता, या 2 बराबर करके इसको घटा देते तो यहाँ भी पहुँच जाता। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 9800 रुपये आप लोग लगा सकते हैं। करेक्ट सोल्यूशन इस प्रश्न का बन रहा है। ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो आप आराम से इस प्रोसीजर का भी उपयोग करके आराम से कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, कहा है किसी आंकड़े का जो समांतर माध्य है तथा बहुलक क्रमशः 24 दिया है और 12 दिया है। मतलब आपको यह मीन दिया है जिसे आप समांतर माध्य कहते हैं, या बहुलक है जिसे आप मोड कहते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, मीडियन अर्थात माध्यिका पूछा है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, आपको 3 डेटा दिया है, 3 डेटा के बीच के रिलेशन की बात कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी अगर सही से पढ़ा है तो तीनों का रिलेशन तो पक्का पढ़ा होगा, और बिना तीनों के रिलेशन को जाने समझे अप्लाई किए आप इस प्रश्न का सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो नियम ये होता है कि मोड इज इक्वल टू, मोड मतलब बहुलक, आप लोग यहाँ पर जान लीजिएगा। मोड इज इक्वल टू, मोड मतलब जेड, इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन मतलब माध्यिका, -2 इंटू मीन। आप इसी का उपयोग करिए, तुरंत आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे प्रश्न में अपने को क्या दिया है, माध्य दिया है 24, इसको रिलेट करा करिए, ये देखो लिखा भी मैंने, और बहुलक दिया है 12, तो मैं बहुलक की जगह पे लिख दूँ 12। माध्यिका हमको नहीं पता है, -2 इंटू मीन, मीन अपना कितना है 24 है। तो आप इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 मीडियन, और 24 दुना यहाँ पर कितना होगा बताएं, 24 दुना यहाँ पर 48 होगा, 48 होगा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है बताएं 12 है। इसको इधर लाइए तो कितना होगा 60 होगा। 60 इज इक्वल टू 3 मीडियन हो गया, 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर मीडियन का मान आपका 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ए वाला जो रूल है ना, ये पता होना चाहिए। मैंने सांख्यिकी का जो सेशन लिया होगा उसमें देखिएगा तो आपको यहाँ पर तीनों का रिलेशन कन्फर्म दिया होगा। 3 गुणे मीडियन -2 गुणे मीन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अब छठा हो गया अपना, 7वें पर आइए। चित्र में AE जो है बहिष्कोण CAD का समद्विभाजक है। CAD का क्या है, देखो समद्विभाजक है। CAD आपके पास ये है, कहाँ पर है CAD, ये पूरा एंगल CAD है और इसका समद्विभाजक है तो यह इसके बराबर है। और जो AE है ना, बेसिकली यह बहिष्कोणी है। बहिष्कोण क्यों है, क्योंकि E को जो अचीव किया गया है इस BC, ट्रायंगल BC की भुजा को C से आगे बढ़ाने पर अचीव किया गया है। ये दिख रहा है और लिखा भी देखिए, जो कि बढ़ी हुई भुजा BC को E पर काटता है। करेक्ट है। यदि AB 10 दिया है, AC 6 दिया है, करेक्ट है, AB आपका 10 दिया है और AC आपका क्या दिया है 6 दिया है, BC आपका 12 दिया है, तो हमसे CE की लंबाई पता करने को कहा है, मतलब यह x हमको फाइंड करना है। देखो ये तभी पॉसिबल है जब हम दो त्रिभुजों के अंदर सिमिलरिटी डिसाइड कर पाए, और सिमिलरिटी तभी होती है दो त्रिभुजों में जब उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब इसके लिए जज ये करना कि कौन सा ट्रायंगल किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही समझ लिया तो क्लियर है, और उसमें भी कौन एंगल किसके बराबर। अच्छा देखिए, कई बातें तो कन्फर्म है, जैसे एक बात ये क्लियर है कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, और अगर सोचो तो इन दोनों का जोड़, सोचो अगर इसको 180 से घटा दो तो इसके बराबर हो जाएगा, और इन दोनों का जोड़ जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो कई बातें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दो। एक तो अपना त्रिभुज ABE सोचो, ऐसे देखिए बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक जो रेड से कर दिया मैंने। दूसरा हम एक काम कर दे कि ACE ले लो, ए वाला पार्ट ले लो। अब अगर जैसे हमने एक बड़े वाले त्रिभुज किसको ले लिया पता है, ABE को ले लिया, एंड हम दूसरा त्रिभुज ले लें ट्रायंगल ACE को ले लें। अब इन दोनों के बीच अगर आप डिसाइड करेंगे तो आपको बहुत चीजें सिमिलर इक्वल होती नजर आएंगी। जैसे क्या इक्वल होता नजर आएगा, कोणों का जो सिस्टम है वो कनेक्ट कर जाएगा। जैसे आपको पता है कि यह कोण इन दोनों के सम के बराबर है, ये कन्फर्म हो गया। उसी प्रकार से आपको पता था कि इसका भी तो ए बहिष्कोण है, ए इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे आप दोनों के बीच सिमिलरिटी निर्धारित करते हैं, और जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, और इस आधार पर हम श्योर हैं कि
किसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब बड़े वाले त्रिभुज की जैसे भुजा हम BE लेंगे तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा CE होगी। और उसी क्रम में जो वैल्यूज अवेलेबल है, जैसे इसकी जो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा अगर अपने पास AB है तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AE है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के आधार पर हम जा सकते हैं। अब जो वैल्यूज हमको यहाँ पर नहीं पता है उसके हिसाब से हम वैल्यू ले लें, उसके हिसाब से हम सोच लें, मतलब इसमें इसमें छोटे वाले में AE नहीं लेंगे, AC लेंगे, ठीक है, तभी कनेक्ट होगा। अब हम लोग क्या करें, BE का मान देखो कितना है, 12 + x है, अपना काम हो जाएगा। देखो x है प्लस 12 है, और CE का मान देखो कितना है, सिंपली x है। इक्वल टू हम लोग यहाँ पर चलते हैं, AB का मान कितना है, 10 है, और AC का मान अपना कितना है, 6 है। 2 × 6 है, 2 × 5 = 10 है। इसको उधर कर दे तो 12 × 36 है, प्लस 3x है, बराबर आपका 5x है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2x = 36 कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। 7वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको फेस करने को मिल सकता है, आप ध्यान दीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़िया सा क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों पर फोकस रखिएगा। और सिमिलरिटी अगर आपको आती है नहीं आती कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम आपको सिमिलरिटी भी क्लियर कर दें, आपकी समझ में वो भी आ जाए। अगले प्रश्न पर आइए। रेशियो का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, A/3 = B/2 = C/5 है। तो हमसे कहा कि एक अनुपात दिया हो। अनुपात क्या है पता है, C + A का होल स्क्वायर रेशियो A + B का होल स्क्वायर रेशियो B + C का होल स्क्वायर। इसका मान हमको बताना है, इसकी वैल्यू हमको डिफाइन करनी है। देखिए कैसे हम कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब भी कभी ऐसी कोई वैल्यू दिया हो, ऐसे कोई टर्म दिए हैं, दे आर ऑल इक्वल, सबके सब बराबर हैं, तो आप यहाँ पर A = 3, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर तीनों के बीच हमें रेशियो डिफाइन करना है तो A/B/C = 3:2:5 होगा। जैसे आप A/3 B/2 C/5 अगर K एज्यूम कर लें तो A की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, B की वैल्यू 2 हो जाएगी, C की वैल्यू 5 हो जाएगी। अभी जब तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं तो लाइए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे पुट करिए। C की जगह 5 रख दें, A की जगह 3, तो 5 + 3 का होल स्क्वायर रेशियो A + B लिखना है अपने को, तो A की वैल्यू अपने पास कितनी हो चुकी है, 3, और B की वैल्यू 2 है, और रेशियो B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 5 है, 2 + 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली बना लें, 5 + 3 का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 होगा, 3 2 5 का होल स्क्वायर 25 होगा, और 2 5 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो 64 रेशियो 25 रेशियो 49 होगा। ऑप्शन नंबर C है, मतलब बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी डाउट के आप लोग भी देखिए उत्तर बता रहे हैं, तो C ऑप्शन आप राइट सोल्यूशन लिखो। 8वां क्वेश्चन आपका डन होता है। तो ऐसे प्रश्न पर दिमाग में अपना जो है फोकस रख के चलिएगा, गलती ना हो। ऐसे मुझे भरोसा है कि आपकी गलती नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से पढ़े हो इस चीज़ को। इस क्वेश्चन को देखिए 9th, चीनी की कीमत में जब 20% की कमी होती है, गिरावट आती है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, अब 36 रुपये में उसका बजट था 36, 500 ग्राम चीनी ज़्यादा पाता है। सीधी सी बात है, जब कोई रेट कम होगा तो जो आपका एक बजट था, अमाउंट था, उसमें अब वह ज़्यादा सामान को अचीव कर पाएगा, परचेज कर पाएगा। तो प्रति किलोग्राम चीनी की जो प्रारंभिक कीमत थी वो आपको बतानी है। तो आप इसको देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। एक तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि रेट में कमी हुई है, 20% की गिरावट रेट में आई है। तो 20% की गिरावट आई है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 1/5 करके। मतलब कहा जाएगा अगर कोई रेट पहले 5 था, पहले रेट अगर 5 था, तो पहले रेट अगर 5 था तो वह कम होकर के कितना हो गया पता है, 4 हो गया। ये रेट है, ध्यान दीजिएगा क्या है, रेट है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रेट और क्वांटिटी जब कंपेयर की जाएगी तो देखो, जैसे अगर पहले रेट ज़्यादा था तो उसी 36 रुपये में आपको कम चीनी मिलती थी, अभी रेट कम हो गया तो उसी 36 रुपये में आपको ज़्यादा चीनी मिलेगी। और इसको आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि यह वैल्यू ज़्यादा है, वह 36 जब 5 से डिवाइड होगा और वही 36 जब 4 से डिवाइड होगा, दोनों के बीच डिफरेंस आएगा। ये रेट और क्वांटिटी का रेशियो यही 4 और 5 का हो जाएगा, एक क्वांटिटी का रेशियो होगा, ठीक है, एक क्वांटिटी का रेशियो होगा। इसको एकदम क्लियर कर लीजिएगा, रेट का जो रेशियो होगा वो क्वांटिटी के रेशियो के रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इस क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आया बताइए, इस क्वांटिटी में आपको डिफरेंस ऐसे रेशियो के आधार पर 1 दिख रहा है, और रियलिटी में यह डिफरेंस कितने के बराबर है, देखिए क्या लिखा है, 500 ग्राम ज़्यादा चीनी। 500 मतलब क्या होता है, 500 मतलब होता है 1/2 किलोग्राम। बोलिए क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 500 ग्राम बराबर 1/2 किलोग्राम होगा। 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/2।
कंपेयर कर लीजिए। तो अब आपको कहीं से भी कंफर्म कर सकते हो। तो पूछा है प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। तो अगर उसके हिसाब से जाना है तो क्वांटिटी देख लीजिए, क्वांटिटी को कंपेयर कर लीजिए, सब कंफर्म हो जाएगा। तो 1 बराबर 1/2 है, तो बोलो 4 बराबर क्या होगा। 4 बराबर आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, या सीधा सीधा आप ये सोच लीजिए कि हमारे पास जैसे 36 रुपये पहले हुआ करते थे, और 36 के आधार पे अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो चीज़ें आपकी ऐसे भी डिसाइड हो सकती हैं। या तो ऐसे कह दीजिए आप लोग, अगर इसको सोल्यूशन में लाना चाहते हैं, जैसे हमने, अगर हम इसकी बात करें तो 4 बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, 4/2 होगा, मतलब 2 किलोग्राम। रियली में देखा जाए तो 2 किलोग्राम की बात है। और अगर हमारे पास जो टोटल पैसे होते थे वो पैसे कितने थे, 36 रुपये थे। 36 में हमें कितना किलोग्राम चीनी मिलती बताओ, 2 से भाग कर दें। तो 2 से भाग कर दें, या ऐसे कह दें कि अगर अपने पास 36 रुपये टोटल थे और हम कितने किलोग्राम चीनी खरीद कर लाए थे, 2 किलोग्राम। तो अपना क्या रेट था बताइए, 2 से भाग कर दें। 18 रुपये प्रति केजी हमारे पास चीनी पहले हुआ करती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम पहले चीनी का भाव था, अभी क्या हो जाएगा, 18 से कम होगा, जिससे चीनी आपको आधे किलोग्राम ज़्यादा मिल जाएगी। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 18 से इसको डिवाइड करिए, 36 को आएगा 2, ठीक है। और इसी 36 को आप, लेकिन उसके लिए आपको 18 को पहले कम करना पड़ेगा। ये 18 है, इसको पहले 20% कम करना होगा, तब डिवाइड करके देखिए तो आपकी वैल्यू कितनी आती है। तो आपने कंफर्म कर लिया होगा कि यहाँ पर आंसर इसका कितना आ रहा है, 18 रुपये आ रहा है। इसके और भी तरीके हैं, जैसे आप रेट क्वांटिटी के आधार पर जाएंगे तो और भी तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, हालांकि बहुत बढ़िया है। रेट आपका देखो 5 से 4 हो गया, क्वांटिटी 4 से 5 हो गई। कितने क्वांटिटी बढ़ी, 1/2। रेशियो में कितना बढ़ा, 1। रियलिटी में कितना बढ़ा, 2। 2 किलोग्राम का भाव है, 2 किलोग्राम का भाव, अर्थात हमें 36 रुपये में 2 किलोग्राम अगर चीनी मिलती थी तो कितना 1 किलोग्राम का रेट क्या था बताइए, 18 रुपये। आइए अगले प्रश्न पर। एक आयताकार खेत का परिमाप है 82 सेंटीमीटर। समझते हैं आप सभी लोग, आयताकार खेत है जिसका जो परिमाप है 82 सेंटीमीटर है, या लंबाई या चौड़ाई है। तो आपको परिमाप का मतलब समझ में आता होगा कि परिमाप जो होता है ट्वाइस l + b होता है, और इसकी लेंथ कितनी है, 82 है। 82 बराबर ट्वाइस l + b है। 2 से इसको डिवाइड कर दे, 2 चौके 8, 2 1 2। तो l + b का मान कितना हो जाएगा पता है, 41 हो गया। इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई हमको बतानी है, क्या हो जाएगी। क्षेत्रफल इसका 400 मीटर स्क्वायर है, आयत की चौड़ाई हमको बतानी है। जैसे अपने को l + b पता है, l + b पता है, और हमको जो है l × b भी पता चल गया। l × b कितना है बताइए, देखिए यहाँ पर 400 दिया है। अब आपको b या l, मतलब जो हमारे पास चौड़ाई अवेलेबल हो उसको बताना है। कैसे बता सकते हैं बताइए, मतलब l + b अर्थात 2 लेंथ या ब्रेथ जो भी आप समझिए, जिनका जोड़ आपको दिया है और जिनका प्रोडक्ट आपको दिया है। एक बात सोचिए, कंफर्म कर लीजिए कि अगर जैसे आपको यहाँ पर l + b दिया है और l × b दिया है, तो एक रूल तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, l - b का होल स्क्वायर, l + b का होल स्क्वायर होता है -4lb होता है। आप इसको लगा सकते हैं। तो इसको हम लगाएं तो कैसे लगाएं, देखिए क्या होगा। l + b कितना है अपने पास, 41 है। 41 का होल स्क्वायर मतलब 4 × 400 कर दें, या 1681 होता है, -1600 होगा। अर्थात अगर देखा जाए तो यह 81 होगा, लेकिन यह l - b का होल स्क्वायर है। तो आप समझ जाओ तो l - b कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब l - b अगर अपने पास 9 है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस आपके पास 9 है, और लंबाई और चौड़ाई का जोड़ आपको दिया है कितना बताएं, 41। मतलब आप लिख सकते हैं l + b बराबर, अगर 41 है और l - b कितना है बताइए, 9 है, तो आप यहाँ से साइमल्टेनियसली हल करके एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दें। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50/2 आएगा 25। अब 25 है तो ऑप्शन में, घटाकर 2 से भाग कर दें। अगर 41 से 9 घटाते हैं तो कितना होगा, 32। 32/2 कर दें, 16 हो जाएगा। अब आपको एक बात बताओ, इसमें 25 भी दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है, तो किसकी तरफ जाएंगे। ऐसा कहीं कहा तो नहीं ना कि चौड़ाई इसमें जो है लंबाई से कुछ संबंधित है या कम है, ज़्यादा है, कोई कन्फर्म थोड़ी है। अगर ऐसा कन्फर्म नहीं तो हम डी की तरफ जाएंगे। गलती से भी आप 25 को देखकर इन्फ्लुएंस्ड मत होइए, 16 को देखकर मत इन्फ्लुएंस्ड होइए, क्योंकि 25-16 दोनों का जोड़ 41 होगा, और 25 से 16 का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका जो यहाँ पर दिया था 25 से 16 का जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि 25 गुणे हम 16 करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर 400 मिल भी जाएगा। प्रोडक्ट आपका 400 होगा, मतलब एरिया, और जोड़ आपका 41 होगा,
लंबाई प्लस चौड़ाई, उसके आधार पर आपका जो परिमाप आता 82 आता। लेकिन ये तय हो गया कि यहाँ पर लंबाई कोई भी हो सकता था, चौड़ाई कोई भी हो सकता था। तो लंबाई या चौड़ाई की बात अगर किया इसने, तो चौड़ाई का लंबाई से कोई रिलेशन तो दिया नहीं था कि वह कम है या ज़्यादा है। तो ऐसी केस में आप चौड़ाई 16 भी मान सकते हैं और 25 भी मान सकते हैं। तो राइट सोल्यूशन आपका कितना होगा? बी ऑप्शन, नहीं ना तो ये ऑप्शन, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा है लेकिन समझिए। थीटा ऐसा न्यून कोण है जो कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है? 2। अब आपसे क्या पूछा है? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 7 थीटा। एक बात मुझे आप लोग बता दें, कब होगा 2? tan थीटा प्लस कॉट थीटा कब 2 होगा? लेकिन इसके पहले आप बता दें कि हम क्या मान लें कोण का, जिसको जोड़ देने से दोनों को 2 आ जाए। तो निश्चित तौर पर थीटा का मान आपके दिमाग में 45 डिग्री आ रहा होगा, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान बोलिए, tan 45 का मान 1 होता है। और cot 45 का मान भी क्या होता है बताइए? वो भी 1 होता है। तो 1 प्लस 1 कर देने से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यह हो गई। अब यहाँ पर भी आपको पता है कि tan 45 ही रखना होगा, और यह भी आपका क्या हो जाएगा? tan की पावर 7 45 रखना होगा। तो यह भी 1, यह भी 1, तो यह वैल्यू भी कितनी होगी? 2 ही होगी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो ई ऑप्शन पर आप जाइए। इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन आपका यहाँ पर कहीं कोई आंसर नहीं है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, कंफ्यूजन देखो क्या है। कंफ्यूजन ये है कि ई ऑप्शन हम फ्लो में तो लगा दिए, बट ये क्या सही है? नहीं है। डी ऑप्शन होगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, ई को नहीं डी को दिया है। ये भाई ए भी लोचा दे रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर आपका कितना आएगा? 2 ही आएगा, और 2 किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग तो ये सोचकर एक फ्लो में चले जाते हैं, ई लगा के चले आए, नहीं, डी लगाना पड़े, क्योंकि कोई नहीं के लिए विकल्प यहाँ पर डी सेलेक्ट किया है। तो 11वां आपका डन होता है। 12th पर आइए। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ध्यान से। यदि एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, कोई एक ट्रायंगल है, हाँ यहाँ बनाते हैं ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के शीर्षों के निर्देशांक 8, 6, 8, 6, 8 कामा -2, 8 कामा -2, और क्या है? 2 कामा -2 दिया है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया है। तो हमसे क्या पूछा है? ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज के परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल बनेगी जो परिवृत्त की तरह बनेगी, तो उसका केंद्र परिकेंद्र होगा। और अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र ऐसे बनेगा। केंद्र फिलहाल एक ही होगा, चाहे परिकेंद्र हो चाहे अंतःकेंद्र हो, केंद्र का अर्थ एक ही होता है, करेक्ट है। लेकिन साथ साथ एक और शब्द बोला है कि निर्देशांक उसका, मतलब उसका निर्देशांक पूछा, अर्थात एक्स वाई यहाँ पर कोऑर्डिनेट की तरह क्या होगा। और परिगत त्रिज्या पूछा है, जो त्रिज्या होती है बेसिकली। और त्रिज्या आप समझ जाइए, परिगत त्रिज्या जैसे हम लोगों से पूछ रहा है, तो परिगत त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ की लेंथ, यहाँ से यहाँ की लेंथ, यहाँ से यहाँ की लेंथ, तीनों पूछ रहा है। तीनों वैसे सेम होंगी ना। त्रिभुज मतलब हमसे यहाँ पर एक तरह से सोचिएगा, हमसे यहाँ पर जो परिगत वृत्त है उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, अंतर्गत जो त्रिज्या वृत्त है उसकी त्रिज्या नहीं पूछ रहा है। जो बाहर आपको ये वृत्त दिख रहा है इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। ए लेंथ, ए लेंथ, ये तीनों लेंथ आपस में बराबर होंगी। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, देखिएगा ध्यान से। हम कह दें कि अगर इसका जो कोऑर्डिनेट है, देखिए एक्स कामा वाई है, तो यही एक्स वाई अगर हम कैलकुलेट कर लें तो चीज़ें कन्फर्म हो जाएं। जैसे हम कैसे लिख सकते हैं भाई, हम सबको डिस्टेंस का फार्मूला पता है। तो रूट के अंदर जैसे हम एक को ले लें, एक पेयर, जैसे ए बी को ही कंपेयर करके चलें, बाद में हम दूसरे से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इसके साथ इसका कंपेरिजन करें, ध्यान से देखिएगा, मतलब इसका डिस्टेंस निकाल लें, इसका डिस्टेंस निकाल लें, दो को कंपेयर कर दें, ऑटोमेटिकली चीज़ें सेट हो जाएंगी। कैसे देखिएगा, सबसे पहले इसको हम लिखें x2 - x1, मतलब चाहे आप x - 8 लिख दें, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, मतलब y - 6 लिख दें, इसका होल स्क्वायर कर दें, बराबर आप इसके साथ कंपेयर कर दीजिए यही चीज़ को सीधा सीधा, x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यह खत्म हो जाएगा। तो आपके पास कंडीशन क्या होगी, ए इससे खत्म हो जाएगा, कंप्लीट कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, y - 6 का होल स्क्वायर बराबर y + 2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पर पावर सेम है तो पावर भी आप खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पर आप इसको जैसे अगर हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर पावर को ना कैंसिल करके इसका एक्सपेंशन प्रसार कर दीजिए, तो y के टर्म में आपको चीज़ें कनेक्ट होती दिख जाएंगी। चाहे तो आप देख लीजिए, यहाँ पर y - 6 है, y + 2 है,
भाई सीधा सीधा अब खत्म करेंगे तो यहाँ पर y कंपेयर नहीं हो पाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 होगा, लेकिन उसके पहले लिख दीजिए वाई स्क्वायर माइनस 12y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस 12y प्लस 36 लिख दीजिए, बराबर यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 4 होगा प्लस 2 दूना 4y। अभी वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसको उधर कर दे 12 4 16y हुआ, और इसको इधर कर दे तो आपका कितना हो जाएगा, जैसे अगर हम 4 घटा दे 36 से तो 32 हो जाएगा, 16 दूना 32, तो y का मान तो 2 आया। तो निर्देशांक तो चलिए ऐसे बन जाएगा, जैसे अभी मैंने इसका बना लिया, सेम टू सेम इसी तरह से आपका ये भी बन जाएगा। जैसे अगर देखो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में कहीं निर्देशांक दिया नहीं है, तो इसका मतलब वो निर्देशांक मिस किया है, या तो फिर क्वेश्चन में हम इनमें से कोई नहीं की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल आगे दूसरा सोल्यूशन भी देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आपको फेस करने को मिल सकते हैं। अब आप किसी एक को कंपेयर कर लो, जैसे इसके साथ इसका कंपेरिजन कर लें, या मेरे ख्याल से इसके साथ इसका कंपेरिजन करें, किसी के साथ भी किसी का, जैसे ए डिस्टेंस इस डिस्टेंस को कंपेयर कर लें, तो क्या हो जाएगा देख लीजिएगा आप सभी लोग, एकदम सेम टू सेम इसी तरह से x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। करेक्ट है ना। इससे फायदा देखो क्या होगा, ए वाला पार्ट आपकी कैंसिल हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 अठे 64 हुआ माइनस 2 अठे 16y 16x नॉट y 16x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा माइनस 2 दूना 4y होगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको उधर लेके जाएं तो 12y हो जाएगा, इसको इधर कर दें तो 60 हो गया, 12 पंचे 60, y नहीं भैया ध्यान देना, इसको x है, ठीक है, y नहीं यहाँ पर x है क्योंकि y तो निकल चुका है। तो 12 पंचे 60 अर्थात x का मान कितना हो गया 5। x का मान 5 है, y का मान 2 है। x बराबर 5 है, y बराबर क्या है 2 है। अगर कोऑर्डिनेट होता तो 5 कामा 2 होता। अब कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे अब तो इसकी लेंथ आ ही चुकी है, कहीं भी पुट कर दी, जैसे हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दें इसका उपयोग करके, तो x की वैल्यू देखिए अंडर रूट में अब करना पड़ेगा। x की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर कितना रहेगा, y का मान 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर देखो 2 के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 प्लस 2 मतलब 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 16 16 9 कितना हुआ 25, रूट 25 का मतलब 5 यूनिट, तो 5 यूनिट इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पर दिया है सी में। अर्थात अगर यहीं पर 5 कामा 2 निर्देशांक भी दिया होता तो भी कन्फर्म हो जाता कि जो हमारा परिकेंद्र था या अंतः केंद्र था उसका निर्देशांक क्या होगा, और डिस्टेंस हमने मतलब एक तरह से जो परिगत अपने पास त्रिज्या थी, जो सर्कम सेंटर था, उससे हमने रेडियस, इसको सर्कम रेडियस हमने फाइंड ही कर दी, चाहे इस लेंथ को सोचे, चाहे इस लेंथ को, चाहे इस लेंथ को सोचे, डिस्टेंस फार्मूले से हम इस पर जा करके सोल्यूशन कर सकते थे। तो 5 यहाँ पर रेडियस होगी और 5 कामा 2 यह केंद्र का निर्देशांक होगा। ये क्वेश्चन 12 आपका डन होता है। 13 पर आइए। एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में देय है, ठीक है, एक कोई लोन था, ऋण था, उसको 2 बराबर किस्तों में लौटाना था। यदि ब्याज की दर 10% है, कितनी है 10% है, 10% की ब्याज दर है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर देनी है, प्रत्येक किस्त 5,808 रुपये की है। इस योजना के लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% रुपए में निकटतम हमको बताना है। मतलब ये हमको ध्यान देना है, जैसे किस्त के प्रश्न अगर कभी ऐसे आए तो बहुत ही क्लियरली आपको समझना है। जैसे आपको ये कहा है एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करनी है, यदि ब्याज की दर 10% है, ब्याज जो हमको देना है, जो कि वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होती है, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर बढ़ती है, प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू है 5,800 है। इस योजना के लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो कुल ब्याज चक्रवृद्धि आधार पर वह ले रहा है वह 60% के रूप में है, और 2 ही वर्ष में इसको चुकता करना है, और प्रत्येक वर्ष की ब्याज दर आपको दिख रहा है 10% है। ब्याज जब किस्त के आधार पर लिया जाता है तो उसका सिस्टम ही अलग होता है। दरअसल हम देते कुछ हैं, कंसीडर कुछ किया जाता है। हमको लगता है कि हम तो कम किस्त दे रहे हैं, लेकिन वह कंसीडर ज़्यादा करता है। आप बराबर बराबर किस्त देते हैं तो आपको पता है कि एक किस्त हमने दिया तो अगले किस्त का जो टाइम गैप होता है वह टाइम गैप उसके ब्याज को इवेल्युएट करता है और उसको वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हमको यही डिसाइड करना है, इस योजना के लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% यदि है तो यहाँ पर जैसे हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करना है, यदि ब्याज की दर इतनी है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त की कीमत इतना है,
तो इस योजना के लिए लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% हमें बताना है, जो कुल ब्याज है उसका 60% हमें कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे, कैसे सोच पाएंगे, ये थोड़ा समझिएगा। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है, पहले समझिएगा, तो आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका समझना है। 10% 1/10 होता है। यहाँ पर लोन ली गई राशि 10 है, तो ब्याज या किस्त के तौर पर हमें 11 देना है, ब्याज को कंसीडर करके, और इसे 2 बार करना है। यहाँ पर इसको, अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो अलग प्रक्रिया होती है, अर्थात 10 अगर आपका 11 है, मतलब 10 की पावर 1 11 है, तो अगली बार 10 की पावर 2 करना होगा, 11 की पावर 2 करना होगा। मतलब निश्चित तौर पर अगर हम इसको ऐसे हटा करके ऐसे लिखें कि 10 की पावर 1 और 11 की पावर 1, अब 10 की पावर 2 मतलब 100, 11 की पावर 2 121। किस्त को क्योंकि बराबर करना है, किस्त को बराबर करना है, तो इसको आप 11 से गुणा कर दें, इसको भी 11 से गुणा कर देना होगा, तो यह आपका 110 हो जाएगा, यह आपका 100 हो जाएगा, तो यह आपका 210 हो गया, करेक्ट है। और यह किस्त की वैल्यू 121 हो गई। अब इस 121 की कंपैरिजन हमको किससे करनी होगी, 5808 से करनी है। हम लोग इससे पता कर पाएंगे कि हमारी जो लोन ली गई राशि थी वो कितनी है। मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो लोन ली गई राशि ये है और देय राशि ये बन पा रही है। तो 121 की तुलना हम लोग किससे कर देंगे बताइए, 121 की तुलना 5808 से कर देंगे। अब 121 की तुलना अगर 5808 हो गई तो हम लोग यहाँ पर जैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 का मान कितना हो जाएगा बताइए। 1 का मान अगर हम सोचे तो मेरे ख्याल से 4 बार जाएगा, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 1 के 4 और 8 बार जाएगा, मतलब 48 हो जाएगा। अब इससे हमको ऐसे ये कन्फर्म हो जाएगा कि अपनी जो है कुल वैल्यू कितनी थी। तो 210 का मान क्या होगा, तो 210 का मान हम निकाल दें, निकालने के बाद उसका क्या कर दें, 210 का मान निकाल करके हम लोग ब्याज कैलकुलेट कर लें, करेक्ट है। हम लोग क्या निकाल दें, ब्याज कैलकुलेट कर दें। तो पहले हम एक चीज और समझ लें, जैसे हम 210 तो ये समझ रहे हैं कि हमारी जो है लोन की राशि है, लेकिन एक चीज सोचो कि आपने चुकता कितना किया, 242 चुकता किया। तो एक प्रकार से जो ब्याज है, क्योंकि इसने हमसे कहा है इस योजना के लिए लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% बताओ, तो आपको ब्याज की राशि बतानी है। हमको 210 निकालने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। आप सीधा सीधा बोलो ब्याज की राशि कितनी है, 32 है, तो आप इसको लिखो 32 का मान क्या होगा, कहोगे 32 गुणे 48 होगा। ये हमारी ब्याज की राशि। जैसे ऐसे सोचिए कि आपने जो लोन लिया था, अगर चक्रवृद्धि के आधार पर जाएंगे तो 10 से 11, 100 से 121, मतलब लोन ली गई राशि 210 थी, देय राशि 242 है समान किस्त के रूप में। ब्याज कितना बना, 32 रुपए। ब्याज की राशि कितनी हुई, 32 गुणे 48, इसका 60%। तो 32 गुणे 48, 60% को करेंगे तो 60/100, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3/5। अब इसका सोल्यूशन करें, लगभग में मान इसने हमसे कहा है बताने को, तो हल कर डालिए, देखिए कहां से कैसे सोल्यूशन होगा। 32 गुणे 3 कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके 48 को 96, मतलब जो भी आए अपने पास 5 से भाग करेंगे। देखिए 3 8 24 हुआ, 3 चौके 12 1 13, 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, 144 हुआ। गुणे 32 कर दीजिए, 32 चौके कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8 हुआ, 4 तिया 12, तो 12 मतलब 12 ही हासिल हो गया। 32 चौके फिर से कितना होगा, 32 चौके देखिए हमने 32 चौके कितना किया था, 4 दूना 8, 4 तिया 12 ना, 128, 8 लिखा था, हासिल 12, फिर 32 चौके 128 होगा, 128 में 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 140, शून्य हासिल 14, 32 के 32 14 कितना हो जाएगा, 32 10 42 4 46 हो गया। 5 से कर दे भाग, 5 9 45, 5 2 10, 5 1 के 5, 5 6 30, 921 दशमलव समथिंग है। तो नियरर किसके इक्वल है बताएं, बी ऑप्शन के निकटतम बोला है। 922 रुपए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। लोन का ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में आपको दिख सकता है, कंफर्म कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आ जाइए। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि पतंग की डोरी बिल्कुल सीधी तनी हुई है, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए पतंग कैसे सिस्टमेटिक होगी, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं, तो आप जब पतंग उड़ाएंगे तो ऐसे उड़ाएंगे, ये पतंग है, और पतंग की हाइट ये है जमीन से, ये ऐसे देखिए, अब गला ना काट दें, ठीक है, ये खड़े हैं, ये है स्थिति, पतंग उड़ा रहे, सीधी रस्सी तनी हुई है। पतंग की डोरी, ये है डोरी 100 मीटर लंबी है। यह आसमान से उड़ते समय क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री का कोण बना रही है। यह मानते हुए कि पतंग की जो डोरी है बिल्कुल सीधी तनी है, पतंग की ऊंचाई मतलब यह हाइट बतानी है। अब आप इसको किससे कंपेयर करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। अगर हम इसको समकोण त्रिभुज की तरह सोचें तो आपको यह जो एंगल दिख रहा है
एंगल के अपोजिट लेंथ परपेंडिकुलर है और यह हाइपोटेनिस है ना, हाइपोटेनिस है। तो परपेंडिकुलर मतलब लंब और हाइपोटेनिस मतलब कर्ण, तो दोनों के बीच रिलेशन कौन बनाता है, साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब उसकी हाइट, तो सीधा हाइट ही लिखें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाइट डिवाइड बाई कितना कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, हाइपोटेनिस मतलब 100 लिख दीजिए, करेक्ट है। तो साइन थीटा का मतलब साइन 60 होगा, साइन 60 का मान h/100 हुआ, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h बटे कितना हुआ, 100 हुआ, 2 से डिवाइड किया 50 हुआ, 50 √3 किया, h का मान कितना हुआ, 50 √3 हुआ। तो 50 √3 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 14वां नंबर आपने देख लिया कि 50 √3 इसका राइट सोल्यूशन है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कंफर्म कर लीजिए, सही उत्तर है आपके पास। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इसको देख लीजिएगा। एक 7 मीटर व्यास, ऐसा पूछा जाता है आप लोगों से, एक 7 मीटर व्यास तथा 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। जमीन पे ऐसे डिजाइन कर लीजिए पहले, और डिजाइन करेंगे तो कुछ ऐसे डिजाइन हो जाएगा। ये डिजाइन हो गया जमीन पर, और इसका व्यास इसने 7 मीटर बोला है, तो जाहिर सी बात है कि ये 7 है, मतलब ये रेडियस है 7/2। और गहराई मतलब ऐसे, चाहे ऐसे सोचे चाहे नीचे की तरफ चले जाएं, अब नीचे की तरफ जाना होगा। 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया, जिससे जो मिट्टी निकली, मतलब उस सिलेंड्रिकल शेप, जब कुआं खोदेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप, उससे जो मिट्टी निकली उसको ला करके एक 22 मीटर गुणे 14 मीटर का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कुएं के चारों तरफ कहीं बना दिया गया, मतलब एक क्यूबाइड शेप कर रहे हैं। इस बने प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात करें, बहुत आसान हो गया। अगर यही थोड़ा सा कहता कि इसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट अर्थात चबूतरा बनाया गया तो बात दूसरी हो जाती। ये डिफरेंट एकदम ईजी हो गया। जैसे जो मिट्टी वहां से निकली, जो कुएं की गहराई और कुएं की रेडियस, अर्थात कुएं को एक सिलेंड्रिकल शेप देकर, उसको एक लंबवृत्तीय बेलन का रूप देकर के जो मिट्टी आप निकालेंगे, उसी मिट्टी का उपयोग आप क्या करोगे, प्लेटफॉर्म बनाने में करोगे। प्लेटफॉर्म एक क्यूबाइड की शेप का होगा, जैसे होता नहीं कि आप ऐसे जो है जमीन तल पर पहले एक, जैसे नहीं क्रिकेट की बाउंड्री जो होती है वो पिच होती है, उसी को लेकर उसके ऊपर मिट्टी ऐसे रख दीजिए, तो जब मिट्टी रखेंगे तो एक हाइट तक उठ जाएगी। तो लंबाई तो 22 है, चौड़ाई 14 है, ऊंचाई चलो h कर दो। यह किसके इक्वल होगी, पाई r²। इसकी रेडियस क्या है, 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर इंटू इसकी गहराई कितनी है, 21 है, सॉरी 20 है। इसी को हल कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा h, मतलब उसकी ऊंचाई पता चल जाएगी। पाई का मान 22/7 होता है, गुणे 7/4 होगा, गुणे 20 है बराबर 22 है, गुणे 14 है, गुणे h है। 22 पहले ही 22 से चला गया, ये सही था। और 7 दूना 14, 2 से और कर दें, 2 दहम में 20 होता है, ये 7 इससे चला गया, 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10 है, 2.5 हो रहा है। 2.5 मीटर इसका राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। तो करेक्ट सम 2.5 मीटर है, और मेरे ख्याल से आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डेली कनेक्ट रहिए, जिससे कि हम इस प्रैक्टिस प्रक्रिया को कंटिन्यूड रखें और अच्छे से आप लोग प्रॉपर पढ़ाई कर सकें। तो चलिए, अभी के लिए मेरी तरफ से इतना है, फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सभी को। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।